कदीम वक्तों की बात है जब बादलों के साए में छिपी एक हरी भरी वादी में तीन भाई जोरेज, अय्यान और शाहान रहा करते थे। जोरेज सबसे बड़ा, बुर्दबार और ताकतवर था। अय्यान दरमियाना, जो हिसाब किताब और अकल में तेज था, और शाहान सबसे छोटा, जो बेहद हसास और जानवरों की जबान समझने वाला था। उनके वालिद एक माहिर शहसवार थे, लेकिन वफात के वक्त उनके पास देने के लिए न सोना था न जमीन। उन्होंने बस्तरी मर्ग पर अपने बेटों को बुलाकर एक सफेद घोड़े की लगाम जोरिस के हाथ में दी और कहा, बेटा, यह बादल कोई आम जानवर नहीं है। उसकी रगों में उन घोड़ों का खून है जो हवाओं से बातें करते थे। याद रखना, जब तक तुम तीनों एक रहोगे और उसकी वफादारी पर शक नहीं करोगे, कायनात की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। वालिद के इंतकाल के बाद वादी में हालात बदल गए। कहत की वजह से हरियाली मुरझा गई। एक रात, जब घर में आखिरी रोटी भी खत्म हो गई, जोरेज ने अपने भाइयों की तरफ देखा और कहा, हमें कल सुबह सनारे शहर के लिए निकलना होगा। सुना है वहां हिम्मत वालों के लिए बहुत मौके हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तीनों भाई बादल पर अपना थोड़ा सा सामान और वालिद की पुरानी तलवारें लाद कर रवाना हुए। बादल के खरों की आवाज खामोश वादी में उम्मीद की दस्तक जैसी थी। एक दिन उनका सामना उस वक्त के सबसे खौफनाक मकाम काले जंगल से हुआ। ये वो जगह थी जहां सूरज की रोशनी कभी जमीन को नहीं छूती थी और दरख्तों की शाखें किसी दीव की उंगलियों की तरह एक दूसरे में उलझी हुई थी। जंगल में दाखिल होते ही हवा सर्द हो गई और परिंदों की चहचहाहट खामोश हो गई। शाहान ने महसूस किया कि बादल के कान बार बार पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, जो खतरे की निशानी थी। अय्यान ने डरते हुए कहा, भाई, मुझे लगता है यहां हमारा पीछा किया जा रहा है। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि झाड़ियों में से दर्जनों चमकती हुई आंखें नमोदार हुईं। ये आदमखोर भेड़ियों का एक होल था जिसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। जोरेज ने अपनी तलवार मयान से निकाली, लेकिन भेड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुकाबला नामुमकिन नजर आता था। अचानक बादल ने एक अजीब हरकत की। उसने अपने सवार को नीचे उतरने का इशारा करने के लिए गर्दन झुकाई। जैसे ही छोटा भाई नीचे उतरा, बादल उनके गर्द दायरे में घूमने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो एक सफेद बगुला बन गया। भेड़ियों ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, बादल ने अपने पछले पांव पर खड़े होकर एक ऐसी होलनाक और प्रज्वलाल आवाज निकाली कि पूरा जंगल लर्ज उठा और जमीन कांपने लगी। वो दरिंदे, जो किसी से न डरते थे, इस जादुई आवाज को बर्दाश्त न कर सके और दम दबाकर अंधेरे में गायब हो गए। भाई दम बखुद खड़े बादल को देख रहे थे, जिसके निथने फूल रहे थे और उसकी सफेद रंगत अंधेरे में चमक रही थी। शाहान ने आगे बढ़कर बादल की गर्दन पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल किसी नडर सिपाही की तरह धड़क रहा है। जोरेज ने आसमान की तरफ देखकर अपने वालिद को याद किया और समझ गया कि उनके वालिद ने उन्हें वाकई एक अनमोल खजाना दिया था। अभी तो ये सफर का आगाज था और काले जंगल की ये फतह उनकी हिम्मत और बादल की वफादारी का महज पहला बाब था। काले जंगल की होलनाक रात गुजारने के बाद जब तीनों भाई और उनका वफादार घोड़ा बादल बाहर निकले, तो उनके सामने हरियाली का नाम और निशान न था। अब उनका सामना सिंगे लाख सहरा से था, जिसे मौत का आंगन भी कहा जाता था। ये एक ऐसा रेगिस्तान था जहां रेत के टेले हर लम्हे अपनी जगह बदलते थे और गर्म हवाएं इंसान का गोश्त झलसाने की ताकत रखती थी। सफर के पहले दिन सूरज की तमाजत ने उनकी मुश्कों का पानी खत्म कर दिया। दूसरे दिन की दोपहर तक उनके हल्क खशक होकर कांटा बन गए थे। शाहान, जो सबसे कम उम्र था, नंढाल होकर रेत पर गिर पड़ा और हानुपते हुए बोला, भाई, अब मुझ में एक कदम उठाने की भी सख्त नहीं रही। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम इस बेनाम सहरा की रेत में दफन हो जाएं। जोरेज और अय्यान ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने पांव आबलों से भर चुके थे। बादल, जो खुद प्यास से नौढाल था और जिसकी सफेद रंगत गर्द व गुबार से उठी हुई थी, खामोशी से अपने मालकान को देख रहा था। उसने शाहान के पास आकर अपना सिर उसके कुंधे पर रखा और उसे हौसला दिया। अचानक बादल ने हुआ में अपना रख बदला
और तेजी से अपने नथने फैलाए। उसने रीत के एक बगुले की समत देखकर जोर से हनहनाया और पागलों की तरह एक खास समत में दौड़ने लगा। बादल, रखो, कहां जा रहे हो? अयान ने चीख कर पुकारा, लेकिन बादल रीत उड़ाता हुआ नजरों से ओझल हो गया। भाइयों के दिल डूब गए। उन्हें लगा कि शायद उनका आखिरी सहारा भी उन्हें छोड़कर भाग गया है। वो तीनों एक चट्टान के साए में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। घंटों गुजर गए, सूरज ढलने लगा और उफक पर सरखी छा गई। अचानक दौर से खरों की टाप सुनाई दी। उन्होंने देखा कि बादल वापस आ रहा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसके मुंह में एक सब्ज झाड़ी की शाख थी जिस पर छोटे छोटे हरे पत्ते लगे थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जोरिस के पास आकर उसका करता दांतों से पकड़कर उसे खींचने लगा। ये हमें कहीं ले जाना चाहता है, जोरिस ने गड़ते पड़ते कहा। तीनों भाई बादल के पीछे चलने लगे। थोड़ी दौड़ जाकर वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो बड़ी चट्टानें आपस में जड़ी हुई थीं और उनके दरमियान एक तंग सा रास्ता था। बादल उस रास्ते के अंदर दाखिल हो गया। जब भाई अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो एक कदीम जेरे जमीन गार थी जिसकी छत से पानी के कतरे टपक रहे थे और नीचे एक छोटा सा शफाफ तालाब बना हुआ था। ये इस तपते सहरा के ऐन बीच में कुदरत का एक करिश्मा था। पानी पीने के बाद जब उनके हवास बहाल हुए तो अयान की नजर गार की दीवारों पर पड़ी। वहां कदीम जबान में कुछ नक्श व नुगार बने हुए थे। अयान, जो इल्म का शौकीन था, इन नक्शों को गौर से देखने लगा। भाइयों, ये देखो, ये कोई आम गार नहीं है, ये रास्ता दिखाने वाली गार है। उन नक्शों के मुताबिक इस सहरा के नीचे एक कदीम नहर बहती है जो सैयदी स्नाहरे शहर के खफिया दरवाजे तक जाती है। बादल ने सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाई, बल्कि उसने हमें वो रास्ता ढूंढ कर दिया है जो किसी नक्शे में मौजूद नहीं। इस रात उन्होंने इस ठंडी गार में पनाह ली। बादल बाहर पहरा दे रहा था, जबकि अंदर तीनों भाई इस वफादार जानवर की अजमत की बातें कर रहे थे। उन्हें अब यकीन हो चला था कि जब तक बादल उनके साथ है, कोई रुकावट उन्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सनहरे शहर की दीवारों के पीछे उनका मुकाबला किसी दरंदे या प्यास से नहीं, बल्कि इंसानों की मकारी और एक जादुई दुश्मन से होने वाला है। सहरा की हौलनाक प्यास और गार के इसरार से निकलने के बाद बाला आखिर उफ्क पर सुनहरे शहर के बुलंद व बाला मीनार नजर आने लगे। ये शहर अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से मशहूर था, जहां की दीवारें धूप में सोने की तरह चमकती थीं। शहर के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर जोरेज, अयान और शाहान ने देखा कि वहां मेले जैसा समा है। हर तरफ रंग बिरंगी झंडियां लगी थीं और ढोल ताशे बज रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि आज शहर के जालिम मगर ताकतूर वजीर अजरगाम ने एक अजीम उलशान घड़दौड़ का मुकाबला मुनाकिद कर रखा है। ये कोई आम मुकाबला न था। जरगाम के पास फारस नामी एक सियाह जादुई घोड़ा था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा के दोष पर चलता है। शर्त यह थी कि जो कोई फारिस को हिरा देगा, उसे शाही खजाने से 10,000 उशरफियां और शहर में सुकून दी जाएगी, लेकिन हारने वाले का घोड़ा हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा। जोरेज ने बादल की पश्त पर हाथ रखा और अपने भाइयों से मशूरा किया। हमारे पास खाने को कुछ नहीं और आगे का सफर नामुमकिन है। क्या हम बादल को इस खतरे में डालें? अयान ने हचकचाते हुए कहा। अगर हम हार गए तो हम बादल को खो देंगे, जो हमारी जिंदगी है। लेकिन शाहान, जो बादल की आंखों को पढ़ सकता था, मुस्कुराकर बोला, भाइयों, बादल के पांव में वो तड़प है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये लड़ना चाहता है। जब वो मैदान अमल में पहुंचे तो लोग उनके सादा लिबास और बादल की गर्द आलूद रंगत देखकर हंसने लगे। जरगाम अपने मगरूर सयाह घोड़े पर सवार था, जिसकी आंखों से सरख लहरें निकल रही थीं। बगल बजा और दौड़ का आगाज हुआ। फारिस ने बजली की तरह जुस्त लगाई और देखते ही देखते सबसे आगे निकल गया। बादल शुरू में बहुत सुकून से चल रहा था, जैसे वो अपनी ताकत को महफूज कर रहा हो। आधा रास्ता गुजर गया और फारिस काफी दौड़ निकल चुका था। तमाशाई चलाने लगे। वो सफेद घोड़ा तो थक गया है, लेकिन आईन उसी वक्त शाहान ने एक खास सीटी बजाई
जो उनके वालिद ने सिखाई थी। सेठी की आवाज सुनते ही बादल के नुथने फूले और उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जमीन हिलने लगे। वो एक सफेद लकीर की तरह मैदान में दौड़ने लगा। जब वो फारिस के करीब पहुंचा तो मकार जरगाम ने अपने घोड़े को इशारा किया कि वो बादल को रास्ते से हटाने के लिए टुकर मारे। फारिस ने बादल की तरफ झुककर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन बादल ने अपनी जहानत दिखाई। वो अचानक थोड़ा सा झुका और फिर एक लंबी छलांग लगाकर फारिस के ऊपर से गुजर गया। तेज शुद्धा जगह अब चंद कदम दूर थी। बादल ने अपनी पूरी जान लड़ा दी और फारिस से महज एक बाल बराबर फासले से पहले लाइन पार कर ली। पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर अचानक तालियों की गूंज से आसमान हिल गया। एक मामूली मुसाफिर के घोड़े ने जादुई फारिस को हिरा दिया था। बादशाह, जो बलकोनी से ये सब देख रहा था, नीचे उतरा। उसने बादल की पेशानी को चूमा और भाइयों से कहा, तुम्हारे घोड़े ने न सिर्फ ये दौड़ जीती है, बल्कि उसने साबित किया है कि वफादारी और सच्ची मेहनत जादू पर भारी होती है। लेकिन जहां बादशाह खुश था, वहां वजीर जरगाम के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो उन भाइयों और उस घोड़े को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। खुशी का यह मौका एक नई साजिश का पेश खेमा बन चुका था। भाइयों को इनामात तो मिल गए, लेकिन अब वो तो एक ऐसे जाल में फंसने वाले थे जहां तलवारें नहीं बल्कि मकारियां काम आती थीं। जीत के जश्न के बाद तीनों भाइयों को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। सोने की उशरफियों से भरी थैलियां उनके पास थीं, लेकिन वजीर जरगाम की आंखों में छुपा हसद अब एक खौफनाक साजिश की शक्ल अख्तियार कर चुका था। उसने इसी रात अपने खास कारुंदों को हुक्म दिया कि उस सफेद घोड़े को खामोशी से जहर दे दो और उन तीनों भाइयों के कमरे में शाही मेहरें छुपा दो, ताकि उन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। आधी रात का वक्त था जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था। जरगाम का एक मकार मुलाजिम खामोशी से शाही अस्तबल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में जहर आलूद सीप थे, जिनकी खुशबू किसी भी जानवर को लिलचाने के लिए काफी थी। बादल, जो अंधेरे में एक सफेद साए की तरह चमक रहा था, बीदार था। उसने जैसे ही उस शख्स को करीब आते देखा, उसकी सौंघने की हंस ने उसे खबरदार कर दिया कि इन सीबों में मौत छिपी है। बादल ने सेब खाने के बजाय एक जोरदार हनहनाहट मारी और अपने अगले पांव से उस शख्स के हाथ पर ऐसी जर्ब लगाई कि जहरीले फल दूर जा गिरे। शोर सुनकर पहरेदार दौड़े आए, लेकिन जरगाम के सिपाहियों ने पहले ही भाइयों के कमरे पर धावा बोल दिया था। उन्होंने वही शाही मेहरें बरामद की जो उन्होंने खुद वहां छिपाई थीं। जोरीज, अयान और शाहान को जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने लाया गया। जरगाम ने गर्ज कर कहा, आली जा, उन मुसाफिरों ने आपकी सखावत का बदला चोरी से दिया है। उनका घोड़ा भी पागल हो चुका है। उसे मार दिया जाए और इन भाइयों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह, जो सबूत देखकर हैरान था, खामोश रहा। इन उसी लम्हे उस्तबल की तरफ से लकड़ियों के टूटने की आवाज आई। बादल ने अपनी गैर मामूली कुव्वत से उस्तबल के भारी कवाड़ तोड़ दिए थे और वो जंजीरें तोड़कर दरबार की तरफ दौड़ रहा था। सिपाहियों ने उसे रोकने के लिए तीर चलाए, लेकिन बादल की रफ्तार हुआ से भी तेज थी। वो सीधा दरबार में दाखिल हुआ और अपने मुना में वो जहरीले सेब दबाए लाया जो उस मकार मुलाजिम ने उसे दिए थे। बादल ने वो सेब बादशाह के कदमों में डाले और फिर मड़कर उस मुलाजिम की तरफ गुस्से से देखा जो वहां मौजूद था। शाहान ने भानप लिया कि बादल क्या कहना चाहता है। उसने पुकार कर कहा, आली जा, मेरा घोड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये सेब पाक हैं तो इस शख्स से कहीं कि ये खाकर दिखाए। मुलाजिम का रंग पहला पड़ गया और वो खौफ से लरजने लगा। उसने वहीं बादशाह के कदमों में गिर कर अपनी और जरगाम की सारी साजिश अगल दी। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसी वक्त जरगाम को कैद करने और भाइयों को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस भाग दौड़ में बादल को एक जहरीला तैर लग चुका था। वो नढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अखड़ रही थीं। तीनों भाई तड़प कर उसके गर्द बैठ गए। शाहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। बादल, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमने मिलकर सुनहरे शहर का ख्वाब देखा था। शाही तबीबों को बुलाया गया।
लेकिन जहर फैल रहा था। तभी शाहान को वो कदीम गार याद आई जहां से उन्होंने पानी पिया था। उसे याद आया कि गार की दीवार पर लिखा था कि इस गार की मिट्टी हर जहर का तर्याक है। उसने फौरन अपने थैले से वो मिट्टी निकाली जो उसने तबर्रुक के तौर पर रख ली थी। जैसे ही वो मिट्टी बादल के जख्म पर लगाई गई, एक माजिजा हुआ। बादल ने एक गहरा सांस लिया, उसकी आंखें खुले और वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। बादशाह ने उस वफादारी को देखकर बादल के लिए एक अलग तमगा तैयार करवाया और उसे रियासत का मुहाफिज करार दिया। जोरेस को फौज का सिपा सालार, अयान को शाही मुशीर और शाहान को शाही उस्तबल का नगरान बना दिया गया। वो तीनों भाई जिन्होंने गुर्बत के आलम में सफर शुरू किया था, अब सल्तनत के सबसे मोअज़्ज़िज़ लोग थे। उन्होंने अपने वालिद की वसीयत को सच कर दिखाया था। बादल अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वो आज भी शाम के वक्त जब इन तीनों भाइयों के साथ बाग में टहलता, तो लोग उसे देखकर कहते, ये है वो वफादार साथी जिसने साबित किया कि अगर इंसान और जानवर का रिश्ता सच्चा हो तो वो तकदीर के लिखे को भी बदल सकते हैं। वो वादी, वो सहरा और वो सुनहरा शहर आज भी उस सफेद बादल और तीन मुसाफिर भाइयों की दास्तान सुनाते हैं, जो हमेशा के लिए तारीख के पन्नों में अमर हो गए।